नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए जो द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और इतिहास विषय के दौरान हम जो दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत हम तुगलक वंश को पढ़ रहे हैं और तुगलक वंश के अंदर हम जो गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ रहे हैं। गयासुद्दीन तुगलक के सुधारों के बारे में पढ़ा हमने। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किस तरह जो दिल्ली का तख्त सिंहासन हासिल किया जाता है उसके बारे में पढ़ लिया। आज हम गयासुद्दीन तुगलक है उसकी विदेश नीति यानी कि जो पड़ोसी राज्य उसके प्रति क्या नीति रहती है और कौन कौन से सैनिक अभियान उसके द्वारा किए जाते हैं और साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया जाता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज जो मुख्यतः हम जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके जो वारंगल के सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। वारंगल पे सैन्य अभियान 1321 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया और 1323 ईस्वी में इसके द्वारा किया गया। तो प्रथम सैन्य अभियान इसका असफल रहा था और द्वितीय सैन्य अभियान इसका सफल सैन्य अभियान रहा था जिसके तहत वारंगल पर इसने जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय से वारंगल साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करवा दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी दिल्ली के तख्त सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो उसी समय वारंगल के शासक के द्वारा दिल्ली की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया जाता है। और जब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नासिरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात गयासुद्दीन तुगलक जो अत्यधिक जो गुणवान और योग्य व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठता है उसके द्वारा प्रयास किया जाता है कि जो वारंगल के साम्राज्य को पुनः दिल्ली की अधीनता स्वीकार करवा ली जाए। तो इसने क्या निश्चय किया, 1321 ईस्वी में एक सैन्य अभियान भेजा गया किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और जिसका नेतृत्व कौन करता है, जिसका नेतृत्व करता है युवराज यानी इसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है जिसका नाम है जोना खां, जिसे उलुग खां की उपाधि इसके द्वारा दी गई थी और जिसे जो आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा था। यानी जो आने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा बेटा है उसे सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत में वारंगल सैन्य अभियान के लिए भेजा जाता है। अब क्या होता है, उसका बड़ा पुत्र जोनक है उसको विशाल सेना देकर दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेज दिया जाता है और ये जो विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत में जाता है और वारंगल के राज्य को घेर लेता है और सख्त घेराबंदी उसकी कर दी जाए। वारंगल के राज्य की बात करें तो वारंगल के राज्य का जो शासक था प्रताप रुद्र सेन उस वक्त वहाँ का राजा था। और वारंगल राज्य से आप समझोगे कि वारंगल राज्य कहाँ है, तो वारंगल राज्य की बात करें तो अपन आधुनिक जो उड़ीसा का क्षेत्र है यानी यहाँ से दिल्ली सल्तनत है और यहीं पे जो वारंगल साम्राज्य है वारंगल, यहाँ का शासक प्रताप रुद्र सेन यहाँ का शासक होता है। और 1321 ईस्वी में जो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इस पे जो अभियान सैन्य अभियान करने के लिए, इस पे आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी जाती है जो अपने बड़े बेटे जो जोना खां उलुग खां के नेतृत्व में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो सिंहासन पर बैठेगा। 1321 ईस्वी में सेना भेज दी जाती है और सेना ज्यों ही वारंगल के साम्राज्य में पहुंचती है तो सेना के द्वारा सख्त घेराबंदी कर दी जाती है प्रताप रुद्र सेन के दुर्ग की। और प्रताप रुद्र सेन जो अंत समय मजबूर हो जाता है और वह जो संधि समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन युवराज जो जोनक है उलुग खां द्वारा बगैर किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने के लिए इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रताप रुद्र सेन को कहा जाता है कि कोई बात नहीं मानी जाएगी तुम्हारी, सीधा सीधा सरेंडर कर दो। तो तब इसने निश्चय किया कि अब हम अंतिम समय तक युद्ध लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मसम्मान की बात यहाँ स्वाभिमान की आ जाती है प्रताप रुद्र सेन के, तो रुद्र सेन द्वारा संघर्ष करने का निर्णय लिया जाता है। इसी संघर्ष के दौरान रुद्रसेन के द्वारा जो छापामार युद्ध पद्धति अपनाई जाती है, छापामार युद्ध पद्धति आपने अगर मीडिया जो पढ़ी होगी, कहीं नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताऊं। छापामार युद्ध पद्धति ये होती है कि जो छोटी सी सैनिक टुकड़ी के द्वारा जो दुश्मन की सेना है उस पर अचानक से धावा बोलना और अचानक से
नुकसान पहुंचाकर उसे भाग जाना, इस तरीके की पद्धति इसके द्वारा अपनाई जाती है। तो इस पद्धति में युवराज को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन युवराज क्या है, दिल्ली से लेकर जो वारंगल तक के जो मैसेज सिस्टम था, जो सूचनाओं का आदान प्रदान था, उस नेटवर्क को इसके द्वारा काट दिया जाता है। किसके द्वारा काट दिया जाता है? इस प्रताप रुद्र सेन के द्वारा उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है और दिल्ली से किसी तरह की सूचनाएं और मैसेज इनके पास नहीं पहुंचते। तो इन परिस्थितियों में क्या होता है कि नई नई अफवाहें फैलने लग जाती है रोज रोज। तो ये इससे और अंत में एक अफवाह फैलती है कि सुल्तान की तो मृत्यु हो गई, दिल्ली का सिंहासन तख्त खाली हो गया, उस पर बैठने वाला कोई नहीं है। और तब ये क्या होता है, जब जोना खां है तब क्या करता है, इसने जो अपने साथियों के साथ घेरा उठाने का निश्चय कर लिया और इसने सोचा कि जल्दी से जाकर मैं दिल्ली के सिंहासन तख्त पे अधिकार कर लूं ताकि मैं आगे का शासक बन सकूं। ऐसी अफवाह फैल जाती क्योंकि दिल्ली से संपर्क इनका टूटा रहता है और बीच में ही जो इसके द्वारा क्या होता है, जोना खां के द्वारा अपना जो घेरा उठा लिया जाता है और दिल्ली की ओर वह रवाना हो जाता है। जब दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है, दिल्ली के पास जाते वक्त उसे पता चलता है कि अभी तक सुल्तान की किसी तरह की मृत्यु नहीं है, सुल्तान की न तो मृत्यु हुई है न कोई बात। तब इसे भय लगता है और ये सुल्तान से जाकर पुनः माफ़ी मांगता है। तब सुल्तान के द्वारा इसे तो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन इसके जो साथ में सहयोगी थे उनको क्या किया जाता है, उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। और 1321 ईस्वी में पुनः ये सुल्तान से माफ़ी मांगकर गयासुद्दीन तुगलक से पुनः सैन्य अभियान के लिए वहाँ से रवाना होता है। अब की बार इसने क्या किया, अब की बार यही किया कि अब की बार जो बीच का रास्ता है, जो दिल्ली से लेकर इनके बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मैसेज सिस्टम है, जो संचार पद्धति है, उसको सुरक्षित इसके द्वारा रखा जाता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और पुनः अपनी जो विशाल सेना के साथ और शक्तिशाली सेना के साथ ये पहुँच जाता है वापस 1323 ईस्वी में वारंगल पहुंच जाता है। और 1323 ईस्वी में वारंगल पहुंचकर इसके द्वारा सख्त घेराबंदी कर दी जाती है वारंगल दुर्ग की। और वारंगल दुर्ग के शासक द्वारा कुछ समय तक प्रताप रुद्र सेन द्वारा संघर्ष किया जाता है, लेकिन अंततः उसे संधि समझौता करने पर मजबूर होना पड़ता है और प्रताप रुद्र सेन को शाही सेना के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। उसके परिवार को और उसके सरदारों को बंदी बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया जाता है। और उन्हें दिल्ली भेजने के पश्चात यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे जो वारंगल राज्य उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया जाता है और यहाँ के नगरों में जो तुर्की अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाती है और इस तरह इसको मिला लिया जाता है, जो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। कई विद्वान इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि ये जो दिल्ली सल्तनत में मिलाने की भूल जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई है, ये बहुत बड़ी भारी भूल थी और जिसे आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक को खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि जो उसका सैन्य जो साम्राज्य का विस्तार है काफ़ी हो गया था, जिस वजह उसकी प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही थी और इस वजह से कई जगह विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय होते हैं। तो अव्यवस्थित साम्राज्य इनका बन जाता है और इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह देखने के मिलते। एक बात जो इतिहासकार है इब्न बतूता है, इब्न बतूता ने कहा है कि जो इसके पीछे बोले जब प्रथम अभियान होता है सैन्य अभियान 1321 ईस्वी में, उस समय जो अफवाहें फैलाई जाती है कि सुल्तान की मृत्यु, उस अफवाह के पीछे जो जोना खां युवराज है उसका हाथ होता है, उसके द्वारा ही ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने के लिए। और डॉक्टर मजूमदार हुए इतिहासकार, उन्होंने भी एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वारंगल साम्राज्य है, वारंगल राज्य उसको सीधे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया गया था और वारंगल राज्य को क्या है अधीनता स्वीकार करने पर उसके शासक प्रताप रुद्र सेन को पुनः वारंगल राज्य लौटा दिया गया था और उसे अधीनस्थ राज्य बना लिया गया था। इस तरीके से सुल्तान जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दक्षिण भारत में यह सैन्य अभियान किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरीके से जो सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा है वारंगल के साम्राज्य, जो वारंगल के राज्य को है अपने अधीन कर लिया जाता है, दिल्ली
जो सल्तनत है उसके अधीन कर लिया जाता है और दिल्ली सल्तनत का विस्तार इसके द्वारा किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा कम समय में काफ़ी क्षेत्र में अपनी जो सैन्य अभियान किए गए हैं और इसी तरीके उड़ीसा के क्षेत्र में सैन्य अभियान इसका किया गया। मंगोलों के साथ जो इनका संघर्ष देखने को मिलता है। और गियासुद्दीन तुगलक की विदेश नीति कुछ इतिहासकारों ने इसे सफल माना है, कुछ इतिहासकारों ने इसे असफल माना है, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों को इसके द्वारा अपने दिल्ली के साम्राज्य में मिला लिया गया था, जो भारी भरकम भूल थी, से मोहम्मद बिन तुगलक को इसका खामियाजा आगे जाकर भुगतना पड़ा, क्योंकि जो इनका साम्राज्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया जिससे कई विद्रोह होने लगे थे। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा वारंगल के अभियान के बारे में। वारंगल का अभियान 2 बार किया गया था। पहला अभियान 1321 ईस्वी में किया गया था और दूसरा अभियान 1323 ईस्वी में। तो इसमें पहला तो रहता है असफल रहता है और दूसरा अभियान यहाँ अपने को सफल देखने को मिलता है। और वर्तमान समय में बात करें तो हम ये वारंगल क्षेत्र जो उड़ीसा प्रांत है वहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ के शासक की बात करें तो प्रताप रुद्र सेन यहाँ का शासक है। और ये अभियान किसके द्वारा किया जाता है, उस समय सुल्तान की बात की जाए सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक है, लेकिन उसके जो बड़े बेटे पुत्र है जोना खां, जिसे उल्लुग खां भी कहा जाता है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वह सिंहासन पर बैठता है। MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, ये MBT का मतलब होता है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। और किस तरीके से उसके द्वारा वारंगल को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। आज हमने थोड़ा छोटा ही टॉपिक लिया है, जो वारंगल का सैन्य अभियान ही थोड़ा काम का अत्यधिक दबाव था, इस वजह से ये छोटा टॉपिक लिया गया अपने। और कल जो इसके द्वारा किए गए सारे सैनिक अभियान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो मंगोलों का जो आक्रमण इस समय हुआ उसको भी इसने असफल कर दिया, उसके बारे में चर्चा करते हुए। गियासुद्दीन तुगलक का कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और गियासुद्दीन तुगलक की इतिहासकार कहते हैं काफ़ी मतभेद, अभी तक ये बात प्रमाणित नहीं है कि इसके पुत्र जो जोना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके द्वारा ही हत्या कर दी थी। इसके द्वारा बंगाल में भी अभियान किया जाता है, जो इसका अंतिम सैन्य अभियान होता है। उस अभियान से लौटते वक्त ही इसकी मृत्यु बीच में हो जाती है। जो तुगलकाबाद इसके द्वारा बसाया जाता है वहाँ पे जो मृत्यु हो जाती है एक लकड़ी के महल के नीचे दबकर। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। अगर किसी तरह की समस्या हो, शंका हो या कोई चीज़ आपको ढंग से समझ में नहीं आ रही, आप उसे विस्तार से समझना चाहते हो तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हो। और अगर आप किसी तरह के सुझाव देना चाहें तो आपके सुझाव आमंत्रित है, आप अपने सुझाव भी दे सकते हो। अपने सिलेबस के अलावा अगर कुछ अतिरिक्त चीज़ें आपको पूछनी हो तो भी आप निसंकोच पूछ सकते हो। और मैं एक दिन आपकी जो जल्दी ही या तो सोमवार तक या सोमवार से पहले आपकी एक पाठ्यक्रम की जो सिलेबस की क्लास है वो आपकी मैं लूँगा। सिलेबस थोड़ा मैं आपको ढंग से स्पष्ट करूँगा और उसके तहत आपको जो सिलेबस की जो फोटोकॉपी है प्रति वो भी भेज दी जाएगी। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।